जो भी लोग आगे देना चाहते हैं और उनका अनफॉर्चुनेटली या फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण जो भी रीजंस हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो पढ़े हैं उसको आप एक्सप्रेस कर पाए कॉपी पे, आप बता तो पाए आंसर राइटिंग में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए जो लोग जनरली करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आपका प्रीलिम्स होपफुली अच्छा रहा होगा। और अगर आपको फिर भी लग रहा है किन्हीं का हो रहा होगा, कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि यार इस बार नहीं काम हुआ, इन एनी केस अगर आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है तो आपको अपना काम करते रहना चाहिए। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है उनके लिए तो चलिए अभी रास्ता बहुत ही क्लियर हेडेड है कि क्या करना है 3 महीने के लिए, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जो भी लोग आगे देना चाहते हैं और उनका अनफॉर्चुनेटली या फिर लैक ऑफ प्रिपरेशन के कारण जो भी रीजंस हो, वो तो रीजंस आप बेटर समझेंगे, या फिर मे बी एग्जाम सही से नहीं हो पाया, एग्जाम परफॉर्मेंस खराब था, जिनका भी नहीं हुआ है उनके लिए भी इस पॉइंट से इंटीग्रेटेड तैयारी करना जरूरी होता है। आपके पास 1 साल रहेगा, आप अपने फाउंडेशनल लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करोगे और उसके बाद जब प्री आएगा तब आप स्पेशलाइज्ड प्री की तरफ स्विच कर जाओगे। फॉर नाउ आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में तैयारी करनी चाहिए, प्रीलिम्स मेंस जोड़ के। ठीक है, सब कुछ एक साथ चलाओ और लास्ट में जाके जब 3 महीना 2 महीना डिपेंडिंग ऑन आपका जो भी एक्सपीरियंस है, 4 महीना किन्हीं को लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आपको सही लगे तब आप प्रीलिम्स पे स्विच हो जाओगे। फॉर नाउ आंसर राइटिंग सबके लाइफ में वापस आएगा। जो लोग अभी प्रीलिम्स में वो छोड़ दिए थे, जो लोग मेंस दे रहे हैं उनके लिए तो इट्स द अल्टीमेट थिंग, आपको अच्छा लिखना ही है। और जो लोग नहीं दे पा रहे हैं उनको भी अपने प्रिपरेशन में सॉर्ट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो पढ़े हैं उसको आप एक्सप्रेस कर पाए कॉपी पे, आप बता तो पाए कि आपको चीजें कितनी आती हैं, कैसे आती हैं, और जो पूछा जा रहा है क्या आप उसको इफेक्टिवली आंसर कर सकते हैं। तो ये जो मुद्दे हैं इसमें आंसर राइटिंग की कुछ वीडियोस आप देखे होंगे। मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग के लिए अभी आपसे बात नहीं करूंगा डायरेक्टली, मैं आपको क्या बताऊंगा कि कुछ कुछ जनरल मिस्टेक्स हैं आंसर राइटिंग के टाइम पे जो लोग करते हैं, और वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ये पर्टिकुलरली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है और बाकी लोगों के साथ जो सेलेक्ट हुए, जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, जो अच्छा किए, जो बुरा किए, काफी लोगों से बात करने समझने के बाद जो मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस 6-7 साल का रहा है सब लोगों के साथ, उनसे जो 4-5 चीजें मेरे को समझ आई हैं मेजर आंसर राइटिंग में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करने चाहिए जो लोग जनरली करते हैं, मैं वो आपको हाईलाइट करूंगा और आपको इनको अवॉइड करना चाहिए। अभी इवन आप मेंस लिख रहे हैं तो भी, और नहीं लिख रहे हैं तो आप अपनी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे अभी से लेके प्रीलिम्स के तैयारी तक, उसमें भी। ठीक है, तो अब चलते हैं जो अपना जो मिस्टेक्स जनरली लोग करते हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो जो पहला मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि जब आप सब्जेक्टिव आंसर चुनते हैं तो जो आंसर्स लिखने होते हैं, क्योंकि स्पीड का एक इशू बहुत लोगों के साथ होता है, तो दे स्टार्ट टू पिक क्वेश्चंस। ये नहीं करना है आपको, ऑल क्वेश्चंस शुड बी आंसर्ड, सारे क्वेश्चंस लिखने हैं। अब ये बहुत ही नॉर्मल सी बात लग रही है आपको, बट जब टाइम की क्राइसिस आती है तो लोग इसको चुनते हैं। मे बी जो लोग एक्सपीरियंस्ड हो वो ये बात समझ पाएंगे, जो पहले मेंस लिखे हैं या टाइम लिमिट में आंसर लिखते हैं, कि जब आंसर नहीं लिखता है तो पीपल स्टार्ट चूजिंग कि यार क्या लिखूं या नहीं लिखूं। बट फॉर नाउ जब आपके पास टाइम है तो मेक दिस टारगेट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि आपको सारे आंसर्स लिखने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने स्पीड पे काम करना होगा, और ये आएगा रेगुलरली लिख के। ठीक है, स्पीड पे अगर आपको काम करना है तो आपको राइट डेली, एटलीस्ट अभी रोज लिखें आप। ठीक है, इस पॉइंट पे चाहे मेंस लिख रहे हो नहीं भी लिख रहे हो तो भी दिसंबर तक आपको लिखना चाहिए, आप रोज लिखो। जो दूसरी चीज है वो ये है कि क्वेश्चंस समझो। दो तरह के क्वेश्चंस आपके लाइफ में आएंगे। दो तरह के क्वेश्चंस किस तरीके से बात कर रहा हूं मैं बताता हूं। एक होगा जो आपको आता है, विच यू नो, ठीक है, आपको पता है, और एक नॉट अवेयर। लेकिन चूंकि सब्जेक्टिव मैटर है, कंपटीशन इस तरीके का डिमांड करता है आपसे कि जो चीजें आपको बहुत क्लियरली माइंड में नहीं आती हैं वहां भी आपको स्मार्टली उस क्वेश्चन को मैनेज करना है। मैनेज इन अ वे कि मान लीजिए अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है और मेरे को कुछ नहीं आता है, तो मैं अगर उसके लिए टाइम बचा के 2-3 मिनट भी देता हूं तो डेफिनेशन लिख दूं, कुछ आसपास की चीजें लिख दूं, क्योंकि सब्जेक्टिव आंसर है।
यू विल गेट 1 मार्क, आधा मार्क, 1.5 मार्क्स, और वो सब मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट पे आपको नहीं लगेगा 250 के पेपर में क्या फायदा है 1 नंबर का, बट एक्चुअली वो फर्क करता है और बहुत लोगों के साथ करता है। अगर आपके पर्सनल कांटेक्ट में कोई लोग हो जो मेंस लिखे, दे विल टेल यू कि कितना इंपॉर्टेंट है 1 मार्क। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वहां से तो आपको सबसे अच्छा आंसर, बढ़िया आंसर लिखने की कोशिश करती है ताकि आप पीक कर पाए मार्क्स में। 10 नंबर का है तो 5.5-6 को टारगेट कर पाए, 5.5-6 नंबर तक आता है। और अगर आपको नहीं आता है तो भी आपको इर्द गिर्द की चीजें लिख के 1 नंबर, 1.5 नंबर के लिए फोर्स करना एग्जामिनर को, यार कुछ तो दे दो, 1.5 नंबर ही दे दो। 1.5 नंबर अगर ऐसे एक पेपर में 4 क्वेश्चन भी हैं तो आपके वो 4-5-6 नंबर हो जाएंगे। 4 जीएस के पेपर में वो कितने हो जाएंगे, आराम से 15-16 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शनल में भी अगर ऐसा कुछ होता है तो जोड़ के 20-25 नंबर हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ने, जो नहीं भी आए उसको उसके आसपास की चीजें लिख दो और निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि आप वर्ल्ड वॉर 2 पे कुछ क्वेश्चन आता है। मान लो कि ऐसा बोला जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स बताओ। अब आप वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स नहीं जानते हो, जानते ही नहीं हो, मान लो एकदम नहीं जानते हो, तो यार इर्द गिर्द की बातें कर दो, हिटलर की बातें कर दो कि उन्होंने ऐसा किया था, ये भी बाद में बहुत सारे इवेंट्स का, ऑल्दो ये सही आंसर नहीं है। आपको इवेंट्स लिखना है अगर वर्ल्ड वॉर 2 के, तो आपको एपिसोड्स पता होने चाहिए कि 39 में क्या हुआ, फिर जो छोटे वॉर का पीरियड जाता है फोनी वॉर बोलते हैं, फिर इसको छोड़ो, अभी पढ़ना नहीं है। मेरा पॉइंट क्या है कि अगर मैं एग्जैक्ट इवेंट नहीं जानता हूं तो मैं उसके आसपास का भी इवेंट लिख के भर दूंगा। मेरे को आधा नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर तो मिल जाएगा। छोड़ने से बेटर है एनी डे कि आप इर्द गिर्द की चीजें भर दें, बट छोड़े मत, क्योंकि आपके सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव में 0 लाना बहुत डिफिकल्ट है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितना फुल मार्क्स यानी 10 में 6 ऑब्टेन करना है डिफिकल्ट, उतना ही डिफिकल्ट है 10 में 0 लाना भी। तो 0 भी नहीं लाना है, जिस क्वेश्चन में पॉसिबल हो वहां कुछ मार्क्स तो उठा ही लेने हैं, छोड़ना नहीं है। जो दूसरी गलती लोग करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, वो है सेंटेंस डाइसेक्शन। सेंटेंस डाइसेक्शन क्या होता है, इतना टेक्निकल वर्ड नहीं है। करते क्या है लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लोग क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसको डाइसेक्ट कर देते हैं खुद ही, कि यार कीवर्ड जो था उस पे पकड़। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मान लो एक क्वेश्चन का थीम है सोशल ऑडिट, सोशल, मान लो एक क्वेश्चन का थीम है सोशल ऑडिट। अब थीम तो सोशल ऑडिट है, बट एक क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल ऑडिट। एक में मैं पूछ रहा हूं, ठीक है, व्हाट इज सोशल ऑडिट। एक में है नीड ऑफ सोशल ऑडिट, एक में है व्हाट इज सोशल ऑडिट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कंसीक्वेंस ऑफ सोशल ऑडिट, कंसीक्वेंस ऑफ सोशल ऑडिट। सुनने में अभी कितना सिंपल लग रहा है कि ये तीनों अलग चीजें हैं, तीनों अलग चीजें हैं। तो आप थीम बेस्ड आंसर नहीं लिख सकते हो। थीम बेस्ड आंसर से मेरा क्या कहने का मतलब है, बहुत लोग क्या करते हैं कि मान लो आपको सोशल ऑडिट पूछा गया तो वो सोशल ऑडिट पे 2 पेज का नोट्स बना के रखते हैं और सोशल ऑडिट में कुछ भी पूछे वो उसको चिपका के आ जाते हैं। उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा और आप बहुत बुरा सफर करेंगे मेंस में, क्योंकि थीम अगर आप सेंटेंस में लिखा कि व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल ऑडिट, तो लोग क्वेश्चन से सेंटेंस को डाइसेक्ट करके निकाल लेते हैं एक वर्ड, वो है सोशल ऑडिट, और सोशल ऑडिट पे आंसर लिख देते हैं। भैया इसमें नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशल ऑडिट एक थीम है। थीम पे 1000 तरह क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर यूपीएससी पिछले 7 साल में 4 बार सोशल ऑडिट पूछी है तो चारों बार वो अलग सवाल है। कोई आपको बोलेगा यार वही आता है, वही चीजें लिखनी है, नोट्स बना लो, सोशल ऑडिट चिपका के आ जाना है, भैया नंबर नहीं मिलेगा। नंबर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप इसमें गलती कर रहे हैं। अगर आप मेरे बारे में बात करते हैं, एक क्वेश्चन में आप मेरे बारे में, मेरे फिजिकल फीचर्स की बात करते हैं, एक बारे में मेरे इंटेलेक्चुअल फीचर्स की बात करते हैं, एक बारे में मेरे परिवार बारे में बात करते हैं, मेरे एजुकेशन बारे में बात करते हैं, क्या चारों बातें अलग हैं या सेम है? अलग है, बस चारों बातें मेरे बारे में हो रही हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जब क्वेश्चन का एक सेंटेंस दिया जाएगा तो आप उससे डाइसेक्ट करके कीवर्ड मत निकाल के उसी पे आंसर मत लिखने लगिएगा।
आपको पूरे सेंटेंस के मतलब पे आंसर लिखना है, जिसका फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल ऑडिट, इसका आंसर अलग है। व्हाट इज सोशल ऑडिट, इसका आंसर भी अलग है। व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ सोशल ऑडिट, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ सोशल ऑडिट कंडक्टेड इन इंडिया बाय द गवर्नमेंट, इसका आंसर भी अलग है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि आप थीम पकड़ के आंसर नहीं लिख सकते हो कि सोशल ऑडिट है तो सब में एक ही चीज चिपका दिए, भैया नंबर नहीं मिलेगा, वो गलत आंसर है। ठीक है, तो ये सेंटेंस डायसेक्शन नहीं करना है। ठीक है, अब एक और चीज देखते होगे, जो तीसरी गलती लोग करते हैं वो है कीवर्ड। कीवर्ड को भी नेग्लेक्ट करते हैं लोग, वो बहुत ही गलत चीज है। और इस पे खूब सारे लोग वीडियो भी बना के रखे हैं कि यार इस कीवर्ड में क्या लिखना है, इस कीवर्ड में क्या लिखना है। ठीक है, बट मेरा पॉइंट क्या है कि कीवर्ड एक तो इंपॉर्टेंट है, जो कीवर्ड दिया जा रहा है उसका आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से आंसर लिखना है। और कीवर्ड का वही मतलब होता है जो आप जनरल लाइफ में समझते हो। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, एग्जांपल लेके चलते हैं और मैं आपको बोलूं कि डिस्कस द रोल ऑफ, ठीक है, द डिस्कस द रोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो चूंकि मैं डिस्कस करने बोला हूं, तो यहां पे आपको भी पता है कि आप नॉर्मल लेवल पे जब डिस्कशन करते हो, आपको एक तरह का डिस्कशन फॉर्मेट है इस क्वेश्चन में, तो आप डिस्कस करते हो, क्या करते हो, पीछे के थोड़े फैक्टर्स भी बताते हो, हिस्ट्री भी बताते हो, अभी क्या हो रहा है वो भी बताते हो, और उसका इंपैक्ट क्या हुआ वो भी बताते हो। डिस्कशन का फॉर्मेट कॉम्प्रिहेंसिव होता है। डिस्कशन मतलब क्या, बैठ के डिस्कस करो एक टॉपिक पे, मतलब क्या, आपको आंसर में एक तरह से बात करना ही तो है एग्जामिनर से कि डिस्कस कर दो आप ये चीज। तो डिस्कस में क्या करोगे, आप आगे पीछे की चीजें को जोड़ते हुए जो मेन टॉपिक है वो भी बताओगे। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल इंडियन नेशनल मूवमेंट में मेरे को डिस्कस करना है, तो मैं थोड़ा इंट्रो से चालू करूंगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बना और उसका आईएनसी पे क्या असर था, फिर मेजर उसका इंपैक्ट बताऊंगा। ठीक है, बट चूंकि डिस्कस करना है तो ये भी बताऊंगा कि इंडिया, लास्ट में ये भी बता दूंगा कि यार देखो बस इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था, और लोग भी थे, उन्होंने ये किया है, तो रोल तो मेजर रहा है, बट कंप्लीटली हम नेशनल मूवमेंट को अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते इंडियन नेशनल कांग्रेस पे। ये तो ये डिस्कशन फॉर्मेट में आपसे सवाल पूछ रहा है, तो थोड़ा डिस्कस करके आंसर लिख दिए। एनालाइज करने किसी स्टेटमेंट को दिया, तो आप किसी चीज को एनालाइज करने का क्या मतलब होता है, यार आप एक तो एनालिटिकल होके चीजें बताओ कि यार ये चीज है, प्लस उसमें फ्लॉज भी निकालो। तो आपको मेरा पॉइंट क्या है कि कीवर्ड को बहुत ध्यान से देखना है, और कीवर्ड पे बहुत सारे वीडियोज हैं। अगर नहीं होगा तो मैं ही एक वीडियो बना दूंगा सारे कीवर्ड्स का, वो अलग मुद्दा है, कलेक्ट करके लाऊंगा, बता दूंगा कि इसमें क्या लिखना है। बट कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड को नेग्लेक्ट मत करिए। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे यार कीवर्ड से कुछ नहीं होता है, जो स्टेटमेंट है लिख दो। एक बार मैं आपसे पूछ रहा हूं, इन योर ओपिनियन इज दिस करेक्ट, कमेंट। तो इसमें आपको अपना ओपिनियन लास्ट में एटलीस्ट कंक्लूजन में देना है। आप प्लस माइनस बता के मेरे को छोड़ नहीं सकते हो, फिर आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो कीवर्ड का ख्याल रखना है। कई सारे लोग आपको ये बता देंगे, कुछ लोग तो मानते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा बोलेंगे, बट हाँ बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं कीवर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन टैग इसको जो बोलते हैं, क्वेश्चन के आगे जो टैग रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको देख के आपको अपना आंसर फ्रेम करना है। 3 चीजें हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये भी गलती करते हैं लोग, किसको छोड़ देते हैं। उसके बाद बच्चों में एक कंफ्यूजन रहता है, वो है पॉइंट्स का। ठीक है, पॉइंट्स, तो इसमें कई लोग जो बात करते हैं पॉइंट में, क्या गलती करते हैं कि लोग चीजों को 2 टुकड़े में बांट दिए। एक है जेनेरिक पॉइंट कि यार ये तो जनरल बात कर रहे हो, सब बोलते हैं। एक होता है स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेसिफिक पॉइंट, कुछ लोग बोलेंगे यार बस जेनेरिक पॉइंट लिख दिए, ठीक है, तो बोलेंगे जेनेरिक पॉइंट अवॉइड करो, बट मैं बोलूंगा नहीं, जेनेरिक पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है आंसर में जितने स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। बस आपको यूज स्मार्टली करना है दोनों को। दोनों को यूज कैसे करना है, स्पेसिफिक पॉइंट्स मस्ट बी रिटन। इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, या तो जेनेरिक पॉइंट से ही आंसर लिख देते हैं, या स्पेसिफिक पॉइंट्स की एग्जांपल भी दे दिए, आर्ग्यूमेंट दे दिए, कुछ डेटा दे दिए। ठीक है, तो हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट होता है,
तो स्पेसिफिक पॉइंट तो आपको लाना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरीका फॉर्मेट बना लो अपने दिमाग में, वो ये है कि जब आप पॉइंट्स लिखो तो स्पेसिफिक पॉइंट मस्ट बी, ठीक है, पुट फर्स्ट इन एन आंसर। अगर मेरे पास एक टॉपिक पे आंसर लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वेश्चन है कि कुछ भी ले लो यार, हिस्ट्री का ही, जो अभी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे कि आईएनसी का रोल इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वही ले लो। तो जो मेरे पास 3-4 स्पेसिफिक चीजें हैं कि आईएनसी ने ये किया, ये किया, ये किया, जहां पे मेरे पास कंक्रीट फैक्ट्स हैं, उन पॉइंट्स को मैं पहले भरूंगा। पहले जब आंसर में 6 पॉइंट है मेरे पास, तो 4 शुरू के 4 मेरे स्पेसिफिक हो गए। अब मेरे को पॉइंट का नंबर भी थोड़ा बढ़ाना है, तो बाद में मैं जेनरिक पॉइंट्स यूज कर लूंगा, यूज लेटर, ताकि तुम्हारा पॉइंट का संख्या जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। और एक रूल ऑफ थंब बना लो, 10 मार्क में टोटल एटलीस्ट नहीं, टोटल 10 पॉइंट रहने चाहिए, 15 मार्क में 15 पॉइंट रहने चाहिए, ठीक है। तो 15 मार्क का क्वेश्चन है, और अगर उसके 3 टुकड़े हैं तो मेरे को तीनों पार्ट में 5-5 आंसर पॉइंट तो लिखना ही है, 5 या 6 पॉइंट लिख दो, 6-6-6, 5-5-5, उससे 15 मार्क में 15 पॉइंट। 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसका एक ही टुकड़ा है, तो भाई मेरे को 10 पॉइंट बनाना पड़ेगा। अगर उसमें 2 टुकड़ा है 10 मार्क में, तो 5-5 पॉइंट होना चाहिए दोनों पार्ट्स ऑफ आंसर में, ये ध्यान रखना है। और पॉइंट्स को कंप्लीट करने में सबसे पहले स्पेसिफिक पॉइंट्स आप लिखोगे। जब स्पेसिफिक पॉइंट्स आपका खत्म हो जाए, फिर आप जनरल पॉइंट लिखोगे, बट पॉइंट का संख्या पूरा करोगे, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, फंडामेंटली जरूरी है, इसको नहीं छोड़ना है। जो 5वीं गलती करते हैं लोग, ये थोड़ा मैं कंट्रोवर्शियल चीज बोल रहा हूं, बट आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये मैंने भी बहुत लोगों से चर्चा किया, मेरे अपने सर्कल में लोग हैं, सिलेक्टेड हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सबसे बात करने के बाद कुछ लोग का ये भी ओपिनियन था कि ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा, और वो है कि स्पेस लीविंग को अवॉइड करना है, अपनी स्पीड इनरिच करिए, ठीक है, यूज फुल स्पेस फॉर आंसर्स, खाली जगह नहीं दिखना चाहिए आपकी कॉपी में, उसके पीछे कुछ कारण है। मान लो आप तैयारी कर रहे हो, 2-3 साल से पढ़ाई कर रहे हो, और चूंकि टाइम की कमी होती है, तो हमको लगता है यार बहुत लिखना है, बहुत लिखना है। ये क्यों लगता है? क्योंकि टाइम की कमी है। अगर मैं आपको टाइम का रेस्ट्रिक्शन हटा देता है एक हाइपोथेटिकल केस में, और मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पे लिखने बोलता, और आप एक बंदे हो जो आईएएस बनने के लेवल पे खड़े हो, आप पढ़ाई की हो, पीछे से आपके पास कंटेंट है हैवी, तो वो 2 पेज जो आपको लिखने मिल रहा है 15 मार्क में, 3 पेज, वो ज्यादा है या कम है? कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि हमको बहुत स्पेस दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। पेज जितनी आपके पास जानकारी है उसके हिसाब से आपको बहुत लिमिटेड दिया जाता है, पर चूंकि टाइम लिमिटेड है, तो उस टाइम में आपको उसी 2 पेज में बेस्ट से बेस्ट आपको कंटेंट भरना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मान लो क्वेश्चन है, ये 2 पेज है, यहां इतना सा क्वेश्चन रहा, यहां से आंसर लिखना चालू किए, और यहां आते आते उनका आंसर खत्म हो गया, यहां एरो एरो बना दिए। मेरे हिसाब से और बहुत लोगों के हिसाब से ये गलत है। गलत इसलिए है कि यार, हाँ, इसका मतलब क्या है, नो वर्ड लिमिट, नो वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड, वर्ड लिमिट फॉलो नहीं करना है। अगेन इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि फॉलो करना है, बट बहुत लोगों से मैंने भी चर्चा की और बहुत सोच के मैं लिख रहा हूं कि वर्ड लिमिट से कुछ नहीं होता है। पेज भरोगे ज्यादा नंबर आएगा, सिंपल सा बात है। चेक करने वाले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ही रहते हैं, यहीं के यूनिवर्सिटी के आते हैं। खाली स्पेस देखना उनको पसंद नहीं है कि यार तुमको आए इतने साल से पढ़ रहे हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पे 2 पेज लिखने बोल रहे हैं, और उस 2 पेज में भी आप 50%, 25% पेज छोड़ दे रहे हो। कुछ लोग तो मैं देखा हूं यही आंसर खत्म कर देते हैं, यहां से लिखे, यहां लिखे। भाई तुम्हारे पास इतना भी कंटेंट नहीं है। जो वर्ड लिमिट है वो मेरे हिसाब से केवल, वर्ड लिमिट जो है वो एक इंडिकेटिव टारगेट है। वर्ड लिमिट बस एक इंडिकेटिव टारगेट है, इंडिकेटिव टारगेट, कि वो एक आपको आइडिया दे देता है कि भाई ठीक है इतने वर्ड में लिख दो, ठीक है, उससे ज्यादा उसका कोई मतलब नहीं है। ज्यादा लिखने पे नंबर नहीं कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है।
बहुत लोगों को नंबर आया, मेरा खुद भी नंबर आया, और मैं भी जिनसे अपने सीनियर्स पूछा था वो तो सिलेक्टेड है। मैं अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हुआ, बट मेरे भी नंबर काफी अच्छे आए मेंस में। उनसे ही पूछ के मैंने पूरे पेजेस भी भरे, और काम आता है, नंबर आता है, कहीं भी नंबर नहीं कटता है। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि अगर 2 पेज में आप पेज खाली छोड़ते हो स्पेस, तो वो काफी खराब लगता है देखने में कि यार इनसे 2 पेज भी लिखना नहीं। या तो ये अपना स्पीड नहीं बढ़ा पाए हैं, स्पीड प्रॉब्लम, या फिर कंटेंट प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम तो जरूर है। अगर आपके कॉपी में मेरे को स्पेस दिखता है कि भाई ये खाली खाली जगह बहुत कॉपी में छोड़ा है, देखो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जहां पे आपके पास कंटेंट का इशू होगा, तो वहां तो आप ऐसे भी मजबूरी में थोड़ा जगह तो छोड़ोगे ही। जो क्वेश्चन आता है वहां कोई जगह नहीं छोड़ना भाई, पूरा भरो। ठीक है, पूरा भरने से फायदा है। पूरा भरो मतलब बकवास मत भरो, जो पूछा गया वही भरो, खूब पॉइंट्स बनाओ, जेनेरिक और स्पेसिफिक जोड़ के, लेकिन पूरा स्पेस यूटिलाइज करो। कंप्लीट स्पेस यूटिलाइजेशन शुड बी देयर। ठीक है, तो इसको अगर मैं बता दूं, कंप्लीट स्पेस यूटिलाइजेशन एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल क्यों बोल रहा हूं? एज फार एज पॉसिबल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जहां पे आपके पास कंटेंट हैवी नहीं होगा, वहां समहाउ यू विल लीव इतना स्पेस, यू विल लीव इतना स्पेस, ये तो आप खाली छोड़ोगे ही। लेकिन जो आता है उसमें भी जगह छोड़ रहे हो तुम, तो चेक करने वालों को ये भी परसेप्शन जा सकता है कि मे बी ये बंदा पूरी तरीके से स्पीड वाइज रेडी नहीं है, मे बी इसके पास अभी कैपेसिटी नहीं है कि 50 पेज लिख पाए 3 घंटे में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं, ये तो गलत चीज होगा। 2-3 क्वेश्चन में जहां नहीं जरूर आपके पास कंटेंट होगा वहां छोड़ना है, बाकी जगह भरो। वर्ड लिमिट केवल इंडिकेटिव टारगेट है, वर्ड लिमिट के लिए कोई नंबर नहीं काटेगा, ना काटा है आज तक, आज तक नहीं काटा है। ठीक है, और बाकी जो कीवर्ड वाला चीज है वो मैं देखता हूं पॉसिबल, मैं एक वीडियो उस पर आपके लिए बना दूंगा। ये 4-5 चीजें आप प्लीज अवॉइड करें। जिस तरीके से मैं बताया हूं आप कोशिश करें वैसे आंसर लिखने का, अपने स्पीड और अपने कैपेसिटी को बिल्ड करें। जब आपको टारगेट पता है, एग्जाम के दिन, एग्जाम के दिन क्या करना है, 50 पेजेस जीएस में लिखने हैं, और 59-60 पेजेस लिखने होंगे आपको एथिक्स में। एथिक्स में तो अपना स्पीड 60 पेज का बनाएं, यानी 1 आवर में आपको जरूरत पड़ने पे 20 पेजेस लिखने की कैपेसिटी होनी चाहिए। 20 पेजेस लिखने की कैपेसिटी 1 आवर में होनी चाहिए। सिंपल सा गणित है। ठीक है, 20 पेजेस लिखना है आपको 60 मिनट में, तो 3 मिनट पर पेज। ये भी आप कोशिश करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको टारगेट करें, इस पे ध्यान रखें कि यार 1 पेज भरने में आपको कितना टाइम लग रहा है, इस स्पीड तक आपको पहुंचना है, आपका पेपर नहीं छूटेगा। ठीक है, तो खुद को आप ट्रेन इस हिसाब से करें कि पर पेज लिखने में आपको 3 ही मिनट लगना चाहिए मैक्स, और कहीं कहीं पे उससे भी थोड़ा कम, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा। मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होता है 3 मिनट पर पेज में। मान लो 4 क्वेश्चन मेरे को नहीं आता है, और जो बाकी आता है वहां मेरे को थोड़ा और तेज लिखना है कि वहां से मेरे को पर क्वेश्चन में अगर 20-20 सेकंड भी मैं बचाता हूं, तो जो 4 क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते हैं ढंग से, उसमें मेरे को सोचने में टाइम चाहिए, और वो टाइम आपको यहां से बचाना पड़ेगा। तो आप 20-20 सेकंड भी बचाते हो, तो उधर जाके जो आपको 4 क्वेश्चंस नहीं आते हैं वहां पे आपको 1-1 1.5 मिनट उन क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो थोड़ा सोच के आप अच्छा आंसर बना पाओगे। तो जो आए उसमें आपका स्पीड एकदम अव्वल होना चाहिए, टॉप क्लास स्पीड होना चाहिए, ताकि जो क्वेश्चंस आए उसको आप तुरंत निपटा दें। ठीक है, बाकी आप लिखना स्टार्ट करो। जिनका मेंस है आप तो लिख ही रहे हो, सृजन प्रोग्राम है उसमें भी लिख रहे हो, साथ में मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूं, तो मेरे साथ भी आप लिख ही रहे हैं। बाकी जो लोग अभी नहीं भी दे रहे हैं या किसी और प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि आप खुद से इन चीजों का ध्यान रखें, ये आपको डिविडेंड्स जरूर देगा एग्जाम में। बाकी आपकी जर्नी में मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहूंगा, जो मेरी समझ है आपके साथ शेयर करूंगा, आपके काम कुछ भी आएगा तो वो अच्छा ही है। ठीक है, चलिए, तो कीप वर्किंग, थैंक यू, एंड कंटिन्यू योर वर्क until you clear this exam. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।